वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 10 एक्सरसाइज 19.2 कर रहे हैं मैट्रिसेस की थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हमने अपने लास्ट लेसन में किया था, जिसकी रिक्वायरमेंट है कि एडजॉइंट निकालिए गिवन मैट्रिक्स के। जो पार्ट 1 था उसमें ए मैट्रिक्स दिया गया था, दैट वाज द सेकंड मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो हमने उसका तो सिंपल सेकेंडरी डायगोनल और प्राइमरी डायगोनल की मदद से इसको कर लिया था। ये जो बी है, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, 3 by 3 ऑर्डर है इसका। इसका एडजॉइंट कैसे मालूम होगा? ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें हमें इसके तमाम 9 के 9 माइनर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर हमें इसके 9 के 9 कोफैक्टर्स मालूम करने होंगे, ठीक। उसके बाद में फिर एक छोटा सा स्टेप हमें करना होगा और उसके बाद में हमें बी का एडजॉइंट मालूम हो जाएगा। तो मैं उस अल्टीमेट फार्मूले को अभी नहीं बता रहा, मैं सिंपल पहले प्रोसेस वो कर रहा हूँ जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। वो क्या है, पहले माइनर्स कैलकुलेट कर लीजिए और फिर कोफैक्टर निकाल लीजिए। तो एक्चुअली हमें इसके सारे 9 के 9 कोफैक्टर रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर्स चाहिए होते हैं और फिर कोफैक्टर निकलता है, लिहाजा मैं पहले माइनर मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ सारे, एंड देन आई विल डू कोफैक्टर। तो माइनर्स का नाम हमें मालूम है कि हम उसे हमेशा m से ही कॉल करते हैं। तो m क्या होगा, m11 पहला माइनर, ये पहली रो। इस -3 को हम टारगेट कर रहे हैं, तो इसकी ये रो और ये कॉलम दोनों छूट जाएंगे, तो ये 4 मेंबर्स बचते हैं। इसका एक मैट्रिक्स बन जाएगा 0 -2 -4 and 1। दूसरा है m12। m12 में हम इस 2 को टारगेट कर रहे हैं, लिहाजा ये वाले कॉलम और ये वाली रो दोनों रह जाएंगी। तो ये जो एक्सट्रीम के 4 मेंबर्स हैं, ये -1 -2 3 1, ये रह जाएंगे। लिहाजा हम इनको इस मैट्रिक्स में शामिल कर लेंगे, -1 -2 3 and 1। तो उसके बाद है m13। ये हम -5 को टारगेट कर रहे हैं, लिहाजा ये वाला कॉर्नर वाला कॉलम और ऊपर वाली रो रह जाएगी। तो ये चारों मेंबर जो साथ साथ लिखे हुए ये आ जाएंगे, -1 0 3 -4। उसके बाद में फिर सेकेंड रो में जा रहे हैं हम, m21। एडजॉइंट निकालना थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का काफ़ी टीडियस प्रोसेस है, बहुत टीडियस प्रोसेस है। इसके अंदर मुश्किल तो अब नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये बहुत लेंथी है और इसके अंदर गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपका फोकस नहीं है, आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने नहीं बैठे हैं, तो आप डेफिनेटली इसमें एरर करेंगे। लिहाजा सारे काम फालतू ख़त्म करके और सुकून से करने बैठिएगा इस टॉपिक को, तब आप इसको कर पाएंगे, वरना आपसे गलतियाँ होंगी। और ख़ासतौर पे शुरू में करने में गलतियाँ होना कोई बुरी बात नहीं है, गलती करना बड़े एजाज़ की बात है, किया कीजिए गलतियाँ। नाउ 2 1, इसका मतलब मैं इस मेंबर को टारगेट कर रहा हूँ, तो मेरी ये वाला रो भी रह जाएगा, ये कॉलम भी रह जाएगा। तो ये 4 मेंबर हैं, सो वो क्या है, 2 -5 एंड दिस -4 and 1। then m22। टू का मतलब ये सेकंड रो और सेकंड मेंबर्स के अंदर सेकंड कॉलम में 0 है, लिहाजा ये बीच वाला प्लस का साइन पूरा छूट जाएगा, ये कॉलम और ये रो। तो एक्सट्रीम के कॉर्नर वाले 4 मेंबर हमें लेने, -3 -5, उसके बाद 3 and 1। पाँच कैलकुलेट कर ली हमने, माइनर मालूम कर ली। एक्चुअली इसमें कैलकुलेशन तो कोई नहीं, सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करना है और उनको अलग से लिखना है। अब 4 और लिखने रह गए। सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा m23, सेकंड रो का लास्ट मेंबर, ये -2 को टारगेट कर रहे हैं, m23 सेकंड रो थर्ड कॉलम।
तो ये वाला कॉलम भी छूट जाएगा और ये रो भी छूट जाएगी, ये दोनों, ये टू सेकंड रो भी छोड़ देनी है, थर्ड कॉलम भी छोड़ देना है। तो ये सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम छोड़ दिया तो ये वाले ये मेंबर रह जाते हैं -3, 2, 3 एंड -4। ठीक है जी। अब हमारे थर्ड रो में दैट इज M31। अब हमने इसको पहले मेंबर को टारगेट किया, थर्ड रो में तो हमें कुछ लेना ही नहीं है। अब हम पहला वाला कॉलम भी छोड़ रहे हैं, तो ये 4 मेंबर हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, 2, -5 एंड 0, -2। फिर M32 थर्ड रो में सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास ये 4 मेंबर आ जाते हैं, 2 इधर के शुरू के और 2 इधर आखिर वाले, दैट इज -3 एंड -5, -1 एंड -2। इसमें इत्तेफाक से तमाम मेंबर ही नेगेटिव आ रहे हैं, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है मैथ से, एक जस्ट बात है। नाउ आखिरी माइनर इसका दैट इज M33। इसमें हमें तीसरी रो के थर्ड कॉलम को छोड़ देना, तो थर्ड कॉलम भी गया, थर्ड रो भी गई, तो सिर्फ ये 4 मेंबर रह जाएंगे, -32 -1 0। अगर गौर से देखा जाए तो इसमें सिर्फ लॉजिक है और एक सिंपल आपको अपनी आंखें खुली रखनी है कि कौन सी रो को ले रहे हैं, कौन सी कॉलम को छोड़ रहे हैं और उसके बाद में कौन से मेंबर हैं जो बच रहे हैं। उनकी वजह से हमें तरतीब से इंतहाई सिस्टमेटिक काम करना है, इंतहाई ऑर्गेनाइज वे में हमें 9 माइनर्स पहले मालूम कर लेने हैं। मैंने इनका डिटर्मिनेंट नहीं निकाला, वरना ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, पूरे का पूरा भर जाता है कैलकुलेशन से। तो मैंने इसलिए सिंपल कहा कि पहले आप माइनर की मैट्रिक्स निकाल लीजिए और उसके बाद में हम डिटर्मिनेंट को इसके अलग कर दिया है मैंने। अब हम इसके तमाम के तमाम कैलकुलेट करेंगे कोफैक्टर्स। नाउ अब यहाँ मैट्रिक्स का नाम B है तो कोफैक्टर का नाम भी B से रखा जाएगा, ठीक है। अब हम उसको लिखेंगे कैसे, मैं एक काम ये करूँगा कि कोफैक्टर्स को इनके साथ ही मैं लिख दूँगा, इसलिए कि वैल्यूज़ कैलकुलेट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। कैलकुलेशंस को सामने रखना बड़ा मुश्किल होगा इतने से स्पेस के अंदर, इसके लिए तो मैं ऐसे 10 बोर्ड रिक्वायर्ड होंगे, तो हम सारी की सारी कैलकुलेशन आपको एक साथ दिखा सकेंगे। तो कैलकुलेशन हम बाई पार्ट करेंगे, एक एक कोफैक्टर को कैलकुलेट करेंगे और उस वैल्यूज़ को हम यहाँ ही रिकॉर्ड कर देंगे इनके साथ कि इसका M1 है तो इसका कोफैक्टर क्या आ रहा है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि उसकी शक्ल फार्मूला क्या बन सकता है, ठीक है। उन वैल्यूज़ को हमें यहीं रिकॉर्ड करना है। नाउ पहला कोफैक्टर B11, मैं चाहता तक कि हमारी कैलकुलेशन हमें क्लियरली नज़र आती रहे। B11 पहला कोफैक्टर है जो कि इसके लिए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो सारा काम यहाँ पे हमारा इस माइनर के साथ है। तो B11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 और यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट आएगा कौन सा, M11। मैं फार्मूले को बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस मैट्रिक्स को यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, 0, -2, -4 एंड 1। ये कैलकुलेशन करनी है सिंपल सी। और कैलकुलेशन क्या है, सिर्फ हमें डिटर्मिनेंट निकालना है सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का, और ये -1 की पावर 1 + 1, इट्स जस्ट नथिंग, एक सिंपल गिमिक है। सो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 जो कि खुद ब खुद अपनी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, देखिएगा, प्राइमरी मैट्रिक्स डायगोनल 0, 1, -4 × -2। अब ये -1 की पावर स्क्वायर है, इवन नंबर है, वो प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन को फिर लगाना मसला नहीं होता ना। 0 टाइम्स मैं सिर्फ ये इस कैलकुलेशन को ले रहा हूँ, बाकी चीज़ें सब छोड़ रहा हूँ। 0 टाइम 1 इज़ 0। नाउ देयर 3 नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आपको नेगेटिव देंगे। 4 टाइम्स 2 इज़ 8, सो द रिजल्ट इज़ -8। ये क्या आ रहा है, B11, ठीक। अच्छा, ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। हम चाहें तो इस माइनर को यहाँ से हटा देते हैं,
ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से हमारा एरर का चांस भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, मैं इसे यहाँ से हटा दे रहा हूँ। इसकी जगह पे मैं इसकी वैल्यू को रिकॉर्ड कर देता हूँ, दैट इज़ B11 की क्या वैल्यू आ रही है। B11 हमारे पास आ रहा है -8। ये अल्टीमेटली इस माइनर से हमने यही कैलकुलेट करना था। तो हम इन तमाम कैलकुलेशंस को अपनी कंप्लीट करते हैं। एंड इसके बाद हम जाएंगे B12 पे, क्योंकि प्रोसेस बहुत ही मोनोटोनस है। तो सब कुछ मिटाने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें ये 2 है, ये भी 2 आ जाएगा और ये यहाँ पे 3 हो जाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल। अब हमें ये वाला मैट्रिक्स चाहिए, -1 -2 देन 3 1। इसका डिटर्मिनेंट आना है। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का तरीका इतनी मरतबा हम देख चुके हैं कि उसे दोहराना बिल्कुल गैर ज़रूरी है। -1 × 1 -3 × -2 ना, -1 की पावर 3 कुछ नहीं करेगी। -1 माइनस का साइन आ जाएगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। हमने सिर्फ ये सारा जो ड्रामा किया है इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे अपने सिर्फ साइन के लिए किया, साइन माइनस आ जाएगा, ख़त्म। और उसको डायरेक्ट भी लगाने को हर्ज नहीं होगा। नाउ दिस इज -1, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, +6, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू 5 एंड -5। ठीक है जी, ये है सेकेंड कोफैक्टर, दैट इज B12। ये M12 की जगह मैं B12 लिख दे रहा हूँ। और इसकी वैल्यू आ रही है -5। ओके, नेक्स्ट कोफैक्टर दैट इज B13। ये नेक्स्ट है, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। एक स्टेप तो मैंने कर दिया यहीं पे। अब ये वाला मैट्रिक्स हमें चाहिए, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। -1 0 एंड देन 3 -4। -1 × -4 -3 × 0। -1 की पावर 4 क्या है? कुछ भी नहीं है, भूल जाइए इसको। फिर जब ये हमने छोड़ दिया प्लस का साइन है, तो फिर इस बड़े ब्रैकेट की ब्रेसेस की ज़रूरत भी नहीं है। हम सिंपल कैलकुलेशन में जा रहे हैं। ये हो जाएगा -, +4 1 4। ये होगा -0, आंसर आएगा 4। तीसरा कोफैक्टर हमारे पास आया है, दैट इज B13। that is 4, +4। Now we are going to find fourth cofactor, that is B21। So process is same, very monotonous process। 2 1 2 + 1 3। तो ये जो 3 वाला प्रोसेस है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। इससे क्या होता है ना, ये वाला मैट्रिक्स हमें रिक्वायर्ड है। 2 -5 then -4 and 1। ठीक है जी। सो पहले मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की तरफ जा रहा हूँ। सो 2 × 1 -4 × -5 -1 की पावर 3 ऑड है, माइनस का साइन आ जाएगा, लिहाजा हमें इस बड़े ब्रैकेट को साथ साथ कैरी ऑन करना है।
through to the end, 2 1 the 2 and this will remain minus, 3 माइनस के साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 5 सा 20, तो ये क्या बन जाएगा माइनस इंटू माइनस 18 and this will give you plus 18. So we got fourth cofactor B21 here. ये आ रहा है 18. Now we are moving towards the fifth cofactor, that is B22. which will give you 4 का मतलब इवन नंबर और इसका मतलब सब आसान हो गया. अब ये मैट्रिक्स मुझे चाहिए -3 -5 then 3 1 I hope everything is clear here. Now पावर 4 का मतलब ये प्लस हो जाएगा, प्लस का मतलब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस ब्रैकेट की ज़रूरत भी नहीं है. -3 times 1 is -3. Now negative time negative positive, 3 5s are 15. So answer will be 12. So cofactor B22 जो आ रहा है that is 12. कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर मुझसे इतनी सारी कैलकुलेशंस करने में कहीं को गलती हो जाए, ठीक है, ये बिल्कुल ह्यूमन फैक्टर है, ठीक है. ऑल्दो आई एम टेकिंग टू मच टाइम और मैं पूरा रिलैक्स होकर काम कर रहा हूँ, इवन देन गलती हो सकती है, बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन आप लोगों को इसकी कैलकुलेशंस का तरीका आना चाहिए. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वैल्यू क्या आती है, हो सकता है हमारा आंसर बिल्कुल सही ना है, डजेंट मैटर, लेकिन मेथड समझ लीजिए कि करना कैसे, किस तरह सिस्टमेटिक काम करना है. Now we are going towards next one, that is B23. Okay, this is -3 2. जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो यार क्योंकि आप लोग कॉपी में काम कर रहे होंगे तो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने नहीं होंगी. अगर आपको बार बार पेज पलटा कर देखना पड़ेगा तो आपसे गलती होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है. कोशिश कीजिए कैलकुलेशन में जो काम कर रहे हैं वो आपके सामने हो, पेजेस दोनों पेजेस सामने सामने हो ताकि देखने में आपको मुश्किल ना हो. अगर आप कैलकुलेशन एक साइड पे कर रहे हैं पेज के और दूसरी साइड पे आपकी इन्फॉर्मेशन है और आप पेज पलटा कर देखेंगे तो आपसे गलती होगी. याद रखिए बहुत बेसिक बात है. तो कोशिश करें कि सेपरेट पेजेस सामने पड़े हो, अलग अलग पेज पे काम कीजिए ताकि सारी कैलकुलेशन आपके सामने रहे. सो -1 की पावर ऑड नंबर है, मैं नंबर से में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 4s are 12. Now minus 3 2s are 6. So this is going to give you 6 and negative sign will make it -6. So ये हमारे पास आ गया B23 cofactor 2 3 of matrix B. तो ये है B23 that is equal to -6. Okay, now 3 are still left. मैंने इसको देख लीजिए कि B23 था जो हमने कैलकुलेट किया है, सही. नाउ हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं सातवां कोफैक्टर दैट विल बी B31. ओके,
B31, दिस इज 3 + 1। अच्छा 3 + 1 तो बड़ा अच्छा नंबर है, इवन हो जाएगा 2 -5 देन 0 -2, ये होगा 2 टाइम्स -2 माइनस 0 टाइम्स -5। अच्छा जी 3 + 1 इज 4, 4 का मतलब क्या है, इवन नंबर मतलब कुछ नहीं है, सो इग्नोर दैट कम्प्लीटली, ये ब्रैकेट में हट जाएगा, 2 टाइम्स -2 इज -4 और 0 माइनस हो जाएगा, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें वो 0 ही रहता है, उसका साइन कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, -4। तो हमारे पास B31 आ रहा है -4। ओके, सेकेंड लास्ट कोफैक्टर B32, ओके 3 2 minus -3 -5 -1 एंड -2, इसमें सारे ही नेगेटिव में आ रहे हैं। एनी हाउ B32 कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज 2, ये बन जाएगा 5। ओके नाउ उसी तरतीब से उसी प्रोसेस को बिल्कुल मोनोटोनसली फॉलो कर रहे हैं इसको। नाउ ऑड पावर है नेगेटिव साइन, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 4 माइनस के साइन कोई मतलब नहीं रखते, 3 to the 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 5, तो ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, ये बनेगा 1 और ये बाहर वाला माइनस का साइन ऐसे बना देगा -1। सो सेकेंड लास्ट कोफैक्टर हमारे पास आया है -1, दैट इज B32। लास्ट कोफैक्टर B33, मैट्रिक्स है -3 to -1 and 0। -1 की पावर 6 सिंपली प्लस, नो बॉदरिंग, ये -3 है, सो इसको तो वैसे रिमूव कर रहा हूँ तो ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं रहेगी। सो -3 टाइम्स 0 इज 0, नो नेगेटिव टाइम नेगेटिव इज पॉजिटिव, 2 1s are 2, सो रिजल्ट इज वेरी सिंपल, +2। ये लीजिए हमने 2 टीडियस स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहला स्टेप था हमारा दैट इज B33, पहले लेट मी राइट दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज 2। ओके, सो व्हाट वी डिड सो फार, सबसे पहले हमने इसके 9 माइनर्स कैलकुलेट किए और फिर फॉर्मूले की मदद से हमने इसके कोफैक्टर्स निकाल लिए 9 के 9। ठीक है, हमें निकालना है एड जॉइंट बी, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। इतना लंबा प्रोसेस है, हम बीच में भूल सकते हैं कि हम असल कर क्या रहे थे। हमारा काम ये एक इंटरमीडिएट प्रोसेस है, अब हमें उसकी तरफ जाना है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये कैसे होगा। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताने लगा हूँ। देखिए, ये तमाम के तमाम कोफैक्टर्स को जब हम इस मैट्रिक्स में लिख देंगे तो वो मैट्रिक्स एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या होगा, कैसा होगा, उसका कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इस तमाम के तमाम वैल्यूज़ को इनकी पोजीशन पे लिख दिया जाए, B1 2 ये पहली रो में आ जाए, फिर ये दूसरी रो में आ जाए, तीसरी रो में आ जाए, रोज़ कंप्लीट हो जाए, तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। वो B नहीं होगा,
वो बी के को फैक्टर्स का मैट्रिक्स होगा। उसका नाम क्या है, कोई नाम नहीं रखा गया, कोई इसके स्पेशल नाम नहीं है, उस मैट्रिक्स की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ एक इंटरमीडिएट स्टेप है। ठीक है, मैं ये काम कर रहा हूँ, देखिएगा मुझे मालूम क्या करना है, मुझे रिक्वायर्ड है एडजॉइंट बी। ठीक है जी। अब एडजॉइंट बी का ताल्लुक इसके कोफैक्टर्स के साथ है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, याद रखिए। पहले मैं इन तमाम, मैं फॉर्मूला आपको बताना चाह रहा हूँ कि बी है तो इसके कोफैक्टर्स क्या होंगे। इसके कोफैक्टर्स होंगे B11, B12, B13, B21, B22, B31, B32 and B33। ये क्या ये एडजॉइंट बी आ गया? नहीं, ये एडजॉइंट बी नहीं है। ठीक है जी। ये एडजॉइंट बी कब बनेगा? जब हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है याद है आपको? जिसमें हम रोज और कॉलम्स को चेंज कर देते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ एक सिंपल सा फॉर्मूला बना देता हूँ कि ये रोज है, देखिए इनको अगर मैं कॉलम्स में लिख दूँ तो क्या होगा? एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, टी। ट्रांसपोज निकालना आपको आता है, पहले इसमें वैल्यूज इंसर्ट कीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, या पहले ट्रांसपोज निकाल लीजिए एडजॉइंट बी और फिर वैल्यूज डाल दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, तो मैं एडजॉइंट बी का फॉर्मूला कंप्लीट कर रहा हूँ, ट्रांसपोज निकालने जा रहा हूँ। ट्रांसपोज निकालना एक सिंपल प्रोसेस है। रोज को कॉलम की तरह लिख दीजिए, ये रोज हैं B11, 12, 13, तो क्या हो जाएगा B11, B12, B13। ये रो थी, ये कॉलम बन गई यहाँ पे। इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, वो क्या होगी B21, B22, B21, B22 and B23। सेम वे B31, B32 and B33। सो ये आ गया फॉर्मूला, ये है एडजॉइंट का फॉर्मूला। आपको वो फैक्टर्स अगर मालूम हो चुके हैं तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब इनके नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या होगा? कॉलम्स आ रहे हैं पहले 1 1 2 1 3 1, फिर 1 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3, यानी कि जो नॉर्मली पोजीशन में रोज थी वो सब कॉलम में आ गई। यूँ कह लेंगे जो कॉलम्स हैं वो सारे के सारे रो में आ गए। 1 1 2 1 3 1, 1 1 2 1 3 1, और ये देखिए 1 2 2 2 3 2, 1 2 2 2 3 2, 1 3 2 3 3 3, 1 2 1 3 2 3 3 3। ट्रांसपोज बन गया, ये एडजॉइंट है। एक्चुअली एडजॉइंट लिखने में इस फॉर्मूले में कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो बहुत लंबी कैलकुलेशंस हैं वो है असल मसला। इसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहरहाल ये प्रैक्टिस से ही हम इस एरर को कम कर सकते हो। एडजॉइंट हम मालूम करने जा रहे हैं। मैं इसको ज़रा हाई फाई करके लिख देता हूँ, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आया है एडजॉइंट ऑफ बी। अब प्लीज़ वैल्यू लिखते वक्त भी बहुत एहतियात कीजिएगा कि जो वैल्यू वहाँ लिखनी है वही लिखिएगा। पहली का रिक्वायर्ड है B11, दैट इज -8। फिर है B21, 21 ये है 18। फिर है 31, वेयर इज 31? 31 इज हियर -4। उसके बाद में है B12, 12 ये है -5। फिर है B22, वेयर इज B22? दिस वन 12। फिर है B32, वेयर इज B32? हियर B32 इज -1। नाउ B13 is here 4।
ये ध्यान रखिएगा, मेरा एक अंदाज़ है, ये स्टाइल है, नेचुरल स्टाइल है, क्योंकि हम जब रीडिंग करते हैं तो हम लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं, तो लिहाजा मैं रोज़ में नंबर्स को इंसर्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि इससे गलती का चांस कम हो जाता है। कॉलम में हम नॉर्मली लिखते नहीं हैं, जैपनीज़ लिखते हैं, हमारा जो लिखने का स्टाइल है वो लेफ़्ट टू राइट है। सो आई राइट लेफ़्ट टू राइट वे। नेक्स्ट है B23। वेयर इज़ B23? दिस इज़ -6 and last is B33, that is 2. Okay, so this is the achievement today. हमने आज एडजॉइंट कैलकुलेट करना सीखा। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में और थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ 5 मेंबर्स का फ़र्क नहीं है, कैलकुलेशंस के अंदर 10-12 टाइम्स का डिफरेंस है, उससे भी ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ 20 टाइम्स मोर कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं इसके अंदर। और जितनी कैलकुलेशंस लंबी होगी, हालांकि कैलकुलेशंस में हमने कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं यूज़ किया, सिंपल मल्टीप्लाई यही कर रहे हैं, प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन प्रोसेस इतना लंबा है कि इसको बहुत एहतियात से करने की ज़रूरत है, इसमें गलती होने का इम्कान बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, सो दिस इज़ एडजॉइंट बी, मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपके पास इसका पार्ट 2 मौजूद है, आप इसका एडजॉइंट सी अब आप कैलकुलेट करेंगे। दिस इज़ योर चैलेंज कि एडजॉइंट बी मैंने निकाल लिया, इसका पार्ट 3 दैट इज़ एडजॉइंट सी, ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ये आपका चैलेंज है। होमवर्क कह लीजिए इसको, जो चाहे कह लीजिए, लेकिन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है, सेल्फ लर्निंग के लिए आप कैलकुलेट करेंगे। प्रोसेस यही रहेगा। मेरे पास बोर्ड की सहूलत थी तो मैंने इसमें से माइनर को मिटा के उसकी जगह कोफैक्टर लिख दिया। आप चाहें तो माइनर के आगे ही उसका कोफैक्टर लिखते जाइए, इस तरह से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि वैल्यूज़ अपनी अपनी जगह पर होंगी, और जब आप ढूंढेंगे तो चीज़ आपको अपनी जगह पर मिल जाएगी। ओके, आई होप दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, लेंदी, ऑफ कोर्स लेंदी, बट नॉट डिफ़िकल्ट। ओके स्टूडेंट, अब इसके हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे कि एडजॉइंट का इस्तेमाल कैसे होगा। वो होगा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स निकालने का तरीका हमने पहले भी देखा है, उसी तरीके से हम उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।